नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार शर्मा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ। आज मैं आपके सामने नवजागरण की यात्रा में रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा और राष्ट्रवाद पर चर्चा करूँगा। भारत और विश्व के ज्ञान और बौद्धिकता के भूगोल में नदी, यात्रा और स्वप्न का सबसे अधिक महत्व है। दुनिया के सभ्यताओं के विकास, संस्कृतियों के निर्माण और राजनीतिक इच्छाओं में इन तीनों का विशेष महत्व हमें इतिहास के क्लोज रीडिंग से मिलता है। वास्को डी गामा से लेकर वेन्सांग, अल-बरूनी से लेकर इब्न बतूता और बर्नियर, नागार्जुन से लेकर राहुल सांकृत्यायन जैसे सैकड़ों नाम हमारे सामने हैं, जिनकी यात्राओं और उनके देखे स्वप्नों ने इस दुनिया को दुनिया के अर्थों में रचा। यूरोप और भारत की पुनर्जागरण की चेतना में भी नदी, यात्रा, स्वप्न का निर्णायक महत्व रहा है। इस पहलू पर इतिहास के तमाम मोड़ों के माध्यम से नए ढंग से विश्लेषण की आवश्यकता है। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की नवजागरण यात्रा के बारे में सोचते और गोरा के संदर्भ से लिखते हुए सबसे पहले उनके द्वारा 1882 में लिखी प्रसिद्ध कविता निर्झर का स्वप्न भंग की यह पंक्ति बार बार याद आ रही है। मैं शिखर शिखर पर दौड़ लगाऊंगा, पर्वत पर्वत पर लौट जाऊंगा, ठठरा कर हंसूंगा, कल कल स्वरों में गाऊंगा, गान प्रत्येक ताल पर ताली बजाऊंगा। अरे मेरे चारों ओर यह कठिन कारागार क्या है? तोड़ो तोड़ो इस कारा को भंग करो, आघातों पर आघात देते चलो। अरे आज पक्षी ने कौन सा गाना गाया है? सूर्य की किरणें आई हुई हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ और कई पंक्तियों को पढ़ते हुए मेरे मन में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक साथ कई बातें संबद्ध और असंबद्ध रूप में याद आने लगती है, जिसे पढ़ते हुए, बहस करते हुए जानने की ललक बनी रहती है। यहाँ मैं उनकी नवजागरण यात्रा को समझने के लिए मुख्य रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोरा को आधार बनाना चाहूँगा। जाहिर है इस यात्रा में गोरा के साथ रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य रचनाएं भी कभी साथ हो गई हैं और कभी दूर चली गई हैं, लेकिन उपन्यास के विश्लेषणों की तरफ जाने से पहले रविंद्रनाथ टैगोर का समय और स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर की स्थिति के बारे में कुछ जरूरी बातों पर गौर करना आवश्यक इसलिए होगा ताकि हम नवजागरण की यात्रा में गोरा के टेक्सचर को और रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी विचार को संपूर्णता में समझ सके। 7 अगस्त 1941 सावन के पूर्णमासी का दिन बादल अपनी पांखें समेट रहा था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। एक संपूर्ण सांस्कृतिक मनुष्य का अवसान हमारी धरती के हिस्से में उस दिन शामिल हो गया था। हमारी पीढ़ी को उनकी सर्जना का ऋणी होना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत के भूगोल में एक सांस्कृतिक मनुष्य के रूप में याद किए जाते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध के साथ साथ संगीत, चित्रकारी, अभिनय और स्थापत्य के विलक्षण चितेरे थे। यह गौरतलब है कि 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने चित्रकारी की शुरुआत की थी, क्योंकि वे मानते थे कि जिसे बात से नहीं कहा जा सकता उसे चित्र से कहना पड़ता है। 19वीं सदी की फिजा में तैरती हुई तमाम घटनाएं जो भारतीय भूगोल पर पुनर्जागरण चेतना की लौ जलाने का प्रयास कर रही थी, वे कहीं न कहीं रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिए एक सांस्कृतिक जमीन तैयार कर रही थी। भारतीय अस्मिता नवजागरण की जमीन पर अपनी मुकम्मल जगह तलाश करते हुए
विभिन्न वैचारिक सरणियों में करवटें ले रही थी। अपने होने को स्थापित करने की प्यास लगातार बढ़ती जा रही थी। यह प्यास हम बड़े पैमाने पर तत्कालीन समय के विचारकों में दिखलाई पड़ती है। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, जिसका 1843 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने नेतृत्व किया था। 1829 में विलियम वेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। केशव चंद्र सेन द्वारा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की। यंग बंगाल आंदोलन में हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में आंदोलन चलाया। इनके द्वारा बंगाल में लगभग 35 महिला विद्यालयों की स्थापना की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में और 1879 में भारत के मद्रास शहर में की गई। 1888 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इसी जमीन पर रविन्द्रनाथ का उपस्थित होना उनकी चेतना को एक ओर समृद्ध कर रहा था, तो दूसरी ओर 20वीं सदी के पहले दशक की उन तमाम घटनाओं को अगर देखें जिसमें रविन्द्रनाथ रूबरू हो रहे थे और उनकी विचार सरणी प्रभावित हो रही थी। भारत और खास तौर से बंगाल इस दशक में अपने स्वरूप में काफी बदलावों को सहेज रहा था। 1905 में बंगाल विभाजन, स्वराज पार्टी की स्थापना, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन और नरम दल गरम दल के बीच उग्र राष्ट्रवाद का उदय, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक की प्रखरता का उदय, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जैसी कई घटनाएं घटी। रविन्द्रनाथ की समूची विचार प्रणाली में 19वीं और 20वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि और घटनाएं सम्मिलित हुई हैं। रविन्द्रनाथ कुछ बुनियादी बातों पर चिंतनशील थे। उनके जेहन में पूर्व और पश्चिम की अवधारणा और उन पर बहस थी, तो दूसरी ओर प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के विकल्पों पर बहस। 19वीं शताब्दी के आखिर में लिखे उनके लेख और 20वीं शताब्दी के आरंभिक समय में लिखे उनके लेख अगर ध्यान से देखे जाएं तो हमें रविन्द्रनाथ के विचार में होते हुए परिवर्तन दिखलाई देते हैं, खासतौर से पूर्व और पश्चिम, प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के मसलों पर। 1887 में ए कॉरस्पॉन्डेंस नामक लेख में उन्होंने लिखा कि जान पड़ता है कि आधुनिक विज्ञान के सारे अन्वेषण सांडिल्य, भृगु और गौतम ऋषियों को मालूम थे। दुख है कि वेद पुराण का युग बीत गया है। 1888 में प्रीचिंग नामक लेख में वो लिखते हैं कि ईसाई धर्म गिराकर हमें अपने हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। रविन्द्रनाथ का यह विचार उनके 1901 के पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता वाले लेख में और भी अधिक तीक्ष्ण होकर सामने आता है। कहते हैं कि चाहे हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लें अथवा पराधीन ही रहें, किंतु हमें अपने समाज में हिंदी सभ्यता को पुनर्जीवन देने की आशा कभी नहीं त्यागनी चाहिए। हमारे इतिहास, धर्म, समाज या गार्हस्थ जीवन में राष्ट्र निर्माण को स्वीकार नहीं किया गया। यह विचार सरणी 1907 के बाद से परिवर्तित होता हुआ दिखलाई पड़ता है। दरअसल प्राच्यवाद से पाश्चात्यवाद की ओर रविन्द्रनाथ का आकर्षण प्राच्यवाद की प्रबल संकीर्णता और सामंती मूल्यबोधों के कारण कम हो रहा था, और विज्ञान के विकास के साथ पाश्चात्यवाद ने तर्क की एक सरणी विकसित कर ली थी, जिसमें रविन्द्रनाथ को जनता की मुक्ति की आशा दिखलाई पड़ रही थी। दरअसल रविन्द्रनाथ के सामने एक बुनियादी समस्या थी कि हमारा देश सर्वदा शास्त्रों और पंडों से निर्देशित हुआ है, इसलिए विदेश से आए हुए सिद्धांतों को वेद वाक्य समझने की ही प्रवृत्ति हम में है।
क्योंकि हमारा मन आसानी से मुग्ध हो जाता है, जिसे उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हल करना था। भारत में पुनर्जागरण की चेतना पैदा करने में रविंद्रनाथ टैगोर के लेखन की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इस चेतना में अपनी पहचान कायम करने का मुद्दा सबसे प्रबल दिखलाई देता है। दरअसल रविंद्रनाथ की दुनिया में जमीन से निकलने वाली जन परंपराओं की सुगंध और आधुनिकता की तर्कणा शक्ति मौजूद थी। परंपरा और आधुनिकता रविंद्रनाथ के यहाँ द्वंद्व के रूप में मौजूद है। इसी द्वंद्व से पहचान के सवालों को समझने की कोशिश रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ मिलती है। रविंद्रनाथ के लेखन और चिंतन की यात्रा को भारत में पुनर्जागरण की यात्रा के साथ भी देखा जाना चाहिए। आइए हम कुछ नमूने के तौर पर उनकी रचनात्मक यात्रा को देखते हैं। अस्त्रहीन होने पर शत्रु को किस प्रकार युद्ध में हराया जा सकता है। स्कूली जीवन की यह मौलिक चिंता रविंद्रनाथ टैगोर की दुनिया को एक भिन्न किस्म का आकार दे रही थी। उसी दौरान अपने दादा द्वारकानाथ, जो राजा राम मोहन राय के बहुत निकट सहयोगी थे, उनके उत्साह बढ़ाने पर कविता की पंक्ति का लिखा जाना रविंद्रनाथ के लिए हिरन के बच्चे में नए सींग निकलने जैसा उत्साह भर रहा था। गीत गोविंद को पढ़ते हुए उनकी अनुभूति मूक हो जाया करती थी। उन्होंने अपनी जीवन स्मृति में लिखा कि गीत गोविंद को मैंने कितनी बार पढ़ा है बतला नहीं सकता। जयदेव जो कुछ कहना चाहते हैं वह कुछ भी मैंने नहीं समझा, लेकिन छंद और कथा को मिलाकर मेरे मन में जिस चीज की सृष्टि हुई वह मेरे लिए सामान्य नहीं है। अपनी कविताओं में रविंद्रनाथ टैगोर ने कई बार जयदेव को याद भी किया है। साहित्य के उद्देश्य और उसके सरोकारों पर रविंद्रनाथ की दृष्टि बेहद पैनी है। वे अपने लेख वास्तविकता में साहित्य के संदर्भ से एक प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। मैं उस प्रस्तावना को यहां उद्धृत कर रहा हूं। लोग अगर साहित्य में शिक्षा पाने की चेष्टा करें तो पा भी सकते हैं, लेकिन साहित्य लोगों को शिक्षा देने की बात ही नहीं सोचता। किसी देश में भी साहित्य ने स्कूल मास्टरी का जिम्मा नहीं लिया। दरअसल रविंद्रनाथ साहित्य को अपने समकालीन समय के सामाजिक इतिहास के रूप में देखते हैं, जिसमें उनका मंतव्य बहुत ही साफ है। वो इस बारे में कहते हैं कि साहित्य का विचार करते समय दो चीजें देखनी होती है। पहली, विश्व पर साहित्यकार के हृदय का अधिकार कितना है, और दूसरी, उसका कितना अंश स्थायी आकार में व्यक्त हुआ है। यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर को अपने समकालीनों में सबसे अलग इस अर्थ में करता है कि अब तक संभवतः किसी ने भी यह नहीं कहा था कि विश्व पर साहित्यकार के हृदय का अधिकार होना चाहिए। रविंद्रनाथ साहित्य को एक अंतरानुशासनात्मक विधा के रूप में देखते थे। वो यह मानते थे कि चित्र और संगीत ही साहित्य के प्रधान उपकरण हैं। चित्र भाव को आकार देता है और संगीत भाव को गति देता है। चित्र देह है और संगीत प्राण। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्वविद्यालय के स्वरूप पर एक भाषण दिया, जिसे नवजागरण की चेतना में शिक्षा प्राप्ति की अनिवार्यता के संदर्भ के साथ नई सदी के शिक्षा संकुलों के लिए एक परिपत्र के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए और विकसित होते भारत के लिए एक जरूरी तर्क की तरह भी देखना चाहिए। इस भाषण में ऐसी कई बातें हैं जिन पर अलग से बहस की जा सकती है। मैं यहां मोटे तौर पर उस भाषण में से 3 बातें उद्धृत करना चाहूंगा। कवि की कृति स्तंभ की तरह नहीं, नौका की तरह होती है।
भंवरों को पार करते हुए काल स्रोत की सभी परीक्षाओं और संकटों से यदि वह नौका उत्तीर्ण हो सके और अंत में यदि उसे लंगर डालने के लिए अच्छा सा घाट मिल जाए, तभी साहित्य के अस्थायी इतिहास ग्रंथ के किसी पृष्ठ पर उसका नाम अंकित होता है। देश की जनता के सारे दुरूह प्रश्नों से, महत्वपूर्ण प्रयोजनों और तीव्र वेदनाओं से हमारे विश्वविद्यालय विच्छिन्न है। सार्थक विश्वविद्यालय वही है जो ऐसे शिक्षकों को आकर्षित करता है जहां शिक्षा की सहायता से मनोलोक की सृष्टि होती है। यह सृष्टि ही सभ्यता का मूल है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में इस श्रेणी के शिक्षक न होने से भी काम चलता है, शायद और भी अच्छी तरह चलता है। रविंद्रनाथ के समय में साम्राज्यवाद विरोध, राष्ट्र प्रेम और आजादी के संघर्ष को एक ही अर्थ में समझने का प्रचलन दिखलाई पड़ता है। रविंद्रनाथ टैगोर के यहां राष्ट्रीय स्वाधीनता से ज्यादा जरूरी सामाजिक स्वाधीनता है। भारतीय पुनर्जागरण चेतना में यही सामाजिक स्वाधीनता का एजेंडा प्रमुखता से हमारे सामने आता है। जैसा कि हमने पहले कहा है कि रविंद्रनाथ कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनके लेखन में जिन मुद्दों की उपस्थिति है वह तत्कालीन समय की चिंता और उसके अवबोध से उत्पन्न है। वे कहते हैं कि भारत में जो विपुल धन था वह किस तरह द्वीपांतरित हुआ। यह यदि हम भूल जाएं तो आधुनिक इतिहास का एक प्रमुख तत्व हम समझ नहीं सकेंगे। आधुनिक राजनीति की प्रेरणा शक्ति वीर्याभिमान नहीं, धन का लोभ है। हमारे पास अन्न नहीं, विद्या नहीं, पीने का पानी कीचड़ छान कर मिलता है, लेकिन चौकीदारों का अभाव नहीं है। मोटी तनख्वाह वाले अफसर भी हैं। उनका वेतन गल्फ स्ट्रीम की तरह सीधे ब्रिटेन के सहित निवारण के लिए चला आता है। वे आगे कहते हैं कि हमारे और अंग्रेजों के बीच कोई आत्मीयता का आकर्षण तो है ही नहीं। सारे भारत को जालियांवाला बाग बना देना उनके लिए असंभव नहीं था। अपने समय में भारत को समझने की यह पेशकश रविंद्रनाथ में विविधतापूर्ण अतीत और उससे निकलकर आने वाले बौद्धिक उद्यमों से निश्चित हुई थी। ब्रिटिश के विरोध का आंदोलन रविंद्रनाथ के लिए महज आजादी का संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि वह एक बड़े फलक पर राजनीतिक, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक गरिमा की रक्षा के संघर्ष के रूप में उपस्थित था। रविंद्रनाथ ने अपने समय के ज्वलंत मुद्दों पर स्पष्ट राय रखने वाले मनीषी थे। महात्मा गांधी के विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने जब विदेशी कपड़ों को अपवित्र कहा था, मैंने उनकी बात का विरोध किया था। मैंने कहा था कि विदेश कपड़ा आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद हो सकता है, अपवित्र नहीं हो सकता। चरखा और सूत काटने के मसले पर भी रविंद्रनाथ टैगोर के बुनियादी सवाल रहे हैं। रविंद्रनाथ ने 2 अक्टूबर 1937 को जब शांति निकेतन में गांधी जयंती मनाई थी, तब उस अवसर के लिए लिखे अपने लेख में कहा था कि महात्मा गांधी ने यह दिखाया है कि हत्याकांड को आश्रय दिए बगैर भी स्वाधीनता पाई जा सकती है। तब टैगोर दरअसल अपने छोटपन की उस चिंता का निराकरण कर रहे थे जिसे हमने ऊपर कहा है कि अस्त्रहीन होने पर शत्रु को किस प्रकार से हराया जा सकता है।